एक गीतकार जो नित्य नई सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है, एक गीतकार जो किसी मुशायरा या कवि सम्मेलन के सफलता की गारंटी माना जाता है, एक गीतकार जिसने पूरे देश में एक अपनी नई पहचान बनाई है। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था, बड़ा उतार चढ़ाव था। हम मुलाकात कराते हैं आपके उस गीतकार से जो आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं, प्रियांशु गजेन साहब। प्रियांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। लेकिन ये सफ़र वाकई आपके लिए भी बहुत मुश्किल रहा होगा। शुरुआत इसकी कैसे हुई थी? देखिए, क्या था कि हम 2001 में बाराबंकी आए थे। तो बाराबंकी आए थे तो शुरुआत में इंटरमीडिएट तक तो सामान्य सी पढ़ाई थी, यहाँ जनेस्मो में पढ़ते थे। तो यहाँ बहुत सारे दोस्त थे, तो सब लाइब्रेरी पढ़ने जाते थे, सबको नौकरी करनी थी। अच्छा, मैं नौकरी के उद्देश्य से नहीं आया था, मैं तो ऐसे ही आया था पढ़ने के लिए। तो वो सब पढ़ने जाते थे तो मैं उनके साथ के कारण लाइब्रेरी चला जाता था। तो मैं वहाँ जाके पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मैंने बच्चन को पढ़ा, और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, उर्वशी पढ़ी, फिर जयशंकर प्रसाद पढ़ी। उनकी रचना कामायनी से बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैं गद्य नॉवेल बहुत सारी पढ़ी। तो जो पढ़ने का था, तो पढ़ते पढ़ते वो चीज़ें जो सामने पढ़ते थे तो मन हुआ कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने भी लिखनी शुरू कर दी। अच्छा, तो पहली कविता मतलब कब लिखी आपने? पहली किस उम्र कविता में? तो मैं 10-12 साल का रहा हूँगा तभी मैंने लिखी थी। अच्छा। मैंने लिखी थी जब फूलन देवी को शायद टिकट मिला था, और तब भी मैं व्यथित होता था देश के हालातों से, जबकि मैं छोटा बच्चा था, मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मन होता था कि मैं इस चीज़ को कैसे कहूँ। तो मैंने उसमें लिखा था, देश के गुंडे और लफंगे बन गए देखो नेता, ऐ मेरे देश के लोगों तुम भी क्यों ना बन जाओ नेता। पर नेता बनने से पहले गुंडा बनना होगा, नेतागिरी की खातिर 2-4 कत्ल करना होगा। ऐसे तुकबंदी किया करता था और दोस्तों को सुनाता था छोटे पर बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा। पहला कवि सम्मेलन 2005 में हुआ। मैं एक विद्यालय में पढ़ाता था, तो वहाँ रामकिशोर तिवारी जी हैं, तो वो जाते थे संचालन करने एनुअल फंक्शन का। तो मेरा हारमोनियम बजाने का शौक़ था, मैं हारमोनियम बजाता था और बच्चे उस पर एक्टिंग करते थे। तो गीत मैं लिखता था, बच्चे गाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये किसने लिखा? तो मैंने बोला कि मैंने लिखा है। तो बोले कभी गोष्ठी आओ। तो यहाँ घंटाघर पे गोष्ठी होती थी, विश्राम सदन धर्मशाला में। तो मैं 2-3 महीने तो नहीं गया, फिर एक दिन सोचा कि लाओ चल के देखें। तो गए, तो वहाँ सब लोग पढ़ रहे थे। तो गोष्ठी का एक नियम था कि जैसे ये छंद आज लिख के लाना, कल वो छंद लिख के लाना, ऐसे दिया जाता था, उसका व्याकरण समझा करके। तो मैं जब गया तो घनाक्षरी छंद उन्होंने दिया कि घनाक्षरी छंद लिख के लाना। तो जब अगली गोष्ठी में मैं गया तो घनाक्षरी लिख के गया। तो मैं तो पद्माकर को पढ़ा हुआ था, रत्नाकर को पढ़ा हुआ था। तो उनका पद्माकर का एक छंद है जिसमें अनुप्रास अलंकार की बहुत बढ़िया व्यंजना की गई है। बसंत के वर्णन में उन्होंने लिखा है कि कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलीन किलकंत हैं, कहाँ पद्माकर परागहों में, पवनों में, पातन में, पिक में, पलासत पगंत हैं, द्वारे से दिशान में, दुनिस देश देशन में, दीपन में, दीपक दिवाकर दिगंत हैं, बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरे वसंत हैं। मतलब एक ही वर्ण से। तो मैंने पढ़ा, तो घनाक्षरी थी वो। तो मुझे लगा कि ऐसे ही लिखी जाती होगी। तो मैंने लिखा कि सुर के सुधा से है सुवासित शरीर तेरा, साधना की सुच से सृजित सद्भाल है, मधु से मधुर मन मुकुर में छबिलिय, वंदना की राह में खड़ा म तेरा लाल है, देख दशा आके भारती तू निज भारत की, स्वार्थ में बिक रहा बाल में का खाल है, आदम का आदमी ही आद्यंत बन रहा, मनु के मनुज का बड़ा ही बुरा हाल है। क्या कहने, ये पहली कविता? ये मेरी पहला छंद था। पहला छंद? हाँ, ये मेरा पहला छंद था। जो पहले तो मैं जयशंकर प्रसाद जी जैसे लिखते थे कामायनी, तो वैसे मैं लिखता था कि हे परिवर्तन तुम मेरे जीवन में क्यों बार बार आते हो, क्यों नहीं चले जाते जीवन से, क्यों इतना तरसाते हो। ये सब लिखता था जो मनोभाव आते थे। जब गोष्ठी में गया तो उन्होंने छंद बताया, तो मैंने छंद में ये पहला छंद मेरा था। अरे वाह, कमाल है। फिर पहली बार बुलाया गया तो फ्री में पढ़ा था कि कुछ माल भी मिला था? नहीं, वो दरअसल ये हमारी संस्था है यहाँ बाराबंकी में, जो साहित्य साधना संस्थान के नाम से थी। तो उसमें भानुप्रकाश आसार जी गज़ल सिखाते थे, और रामकिशोर तिवारी जी छंद सिखाते थे, अम्बरीश अंबर जी छंद सिखाते थे। तो गोष्ठी होती थी, तो उन लोगों ने, सारे लोगों ने, मतलब उस समिति ने निर्णय लिया कि आगामी जो 14 सितंबर है हिंदी दिवस, तो हम यहाँ पटेल महिला विद्यालय में
एक कवि सम्मेलन आयोजित करेंगे जिसमें 1-2 लोग बाहर से भी होंगे। तो 1-2 लोग बाहर के थे, बाकी हम लोग। तो रात में कवि सम्मेलन हुआ, 3 बजे मेरा नंबर आया पढ़ने का। अच्छा। तो मैंने यही छंद पढ़े, घनाक्षरी जो पहली लिखी थी। फिर मैंने वहाँ कई लोगों को सुना। जब कई लोगों को सुना तो मन में आया कि कुछ और कर सकते हैं। तो हमने एक गीत लिखा, देखा होगा चांद मगर भारत सा ज्योतिर्मान नहीं, देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं। ये गीत के नाम पर ये पहला गीत था। तो गोष्ठी में मैंने जब पढ़ा तो मुझे सुना लोगों ने, तो मुझे 5 अक्टूबर को दुर्गा पूजा आवास विकास के कवि सम्मेलन में बुलाया। तो मैंने वहाँ ये गीत पढ़ा। मुझे ये पता था कि हर कवि सम्मेलन में नया नया सुनाना है, इसलिए मैं हर कवि सम्मेलन के लिए नया गीत लिख के ले जाता था। फिर धीरे धीरे प्रियांशु जी, ये मतलब बहुत बड़ी कला है, क्योंकि आजकल हमने देखा बड़े बड़े गीतकारों के पास 2-3 गीत होते हैं, वही रिपीटेड चलते रहते हैं, और आपने हर उसमें कवि सम्मेलन में नया गीत लिखा है, तो बड़ी कमाल की बात है। लेकिन जो ये पहला गीत है, पहले इसके कुछ बंद हमको सुनाइए। हाँ, तो उसमें पैसे तो मैंने बताया। हाँ, पैसे बताए। तो पैसे उसमें पहले वाले उसमें मुझे पैसे नहीं मिले, चूँकि संस्था का था, उसमें किसी का पेमेंट नहीं था। फिर दूसरे वाले जब कवि सम्मेलन में गए तो उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए। तो मुझे लगा ये मुझे बच्चा समझ के मेरी खुशी के लिए 50 रुपये पुरस्कार के लिए दे रहे थे, क्योंकि मैं उस दिन रात में बहुत जमा था कवि सम्मेलन में। वो गीत बहुत पसंद किया गया था। तो मुझे उन लोगों ने 50 रुपये दे। मैंने कहा कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और मैं ठीक है, मैं टीचर था, पढ़ाता था, तो मेरे को जेब खर्च मिल जाते थे। कवि सम्मेलन मुझे नहीं पता था कि कवि सम्मेलन क्या होता है, ना तो मैं किसी कवि को जानता था, ना किसी कवि को कभी सुना था। बस मैंने पढ़ा था और पढ़ के मैं कविता लिख रहा था। तो मुझे लगा कि ये लोग पैसा मुझे ऐसे ही दे रहे हैं। मैं तो निराला को पढ़ा था, मुझे मालूम कि फकीरी होती है, कवि सम्मेलन में पैसा वैसा नहीं होता। तो उन्होंने 50 रुपये जब दिए, बोले कि नहीं, कवि सम्मेलन का नियम है कि जो कवि कविता पढ़ता है उसको दिया जाता है। तो 50 रुपये, अनिल श्रीवास्तव लल्लू जी हैं, व्यंग्य लिखते हैं, तो उन्होंने मुझे वो 50 रुपये दिए। तो वो पहला 50 रुपये था। और वो गीत था कि उस समय कोई चंद्रमा की बात चल रही थी, तो अमेरिका का बड़ा चर्चा था किसी भी विषय को लेके। तो हमने कहा कि अमेरिका ने चंद्रमा देख लिया, उन्होंने देख लिया, तो हमारा भारत देश इतना विस्तृत और इतना विराट है कि हमें चंद्रमा पर जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो वो था कि देखा होगा चाँद मगर, देखा होगा चाँद मगर भारत सा ज्योतिर्मान नहीं, देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं, देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं, जहाँ गार्गी लोपामुद्रा सावित्री व सीता हैं। ये प्राचीन नारियाँ थी जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। गार्गी, अपाला, लोपामुद्रा, घोषा और याज्ञवल्क्य से संवाद किया था। गार्गी बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है ये प्राचीन लिटरेचर में। तो जहाँ गार्गी लोपामुद्रा सावित्री व सीता है, कंठ कंठ में रामायण हर दिल में बसती गीता है, जहाँ दिलों में गूंज रही अब्दुल अशफाक की गाथाएं, तिलक लगाकर जहाँ भेजती रण में बेटे माताएं। पूरी दुनिया में युद्ध लड़ा जाता है, सबके अपने तरीके हैं, लेकिन भारत में पूजा मान के लड़ा जाता है। हमारे राजपूतों को भी ये सिखाया गया कि युद्ध हमारा धर्म है, हम इसको धर्म मान के करते हैं, इसलिए माएँ तिलक लगा के भेजती। तिलक लगा कर जहाँ भेजती रण में बेटे माताएं, कहीं पद्मिनी जौहर करती, कहीं पद्मिनी जौहर करती, लक्ष्मी का बलिदान कहीं। वाह, देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं। अभी अमेरिका इंग्लैंड में तो शाम को विवाह होता है और अगले दिन तलाक हो जाता है। हमारे यहाँ देखिए, पद्मिनी, महारानी पद्मिनी ने जौहर कर दिया कि दूसरे पुरुष का चेहरा नहीं देखना। जैसे कि हाँ, जैसे लोग कहते हैं हिंदू मुसलमानों की बहुत आपस में नहीं बनती है, लेकिन आप नकारात्मक पक्ष को देखते हैं, सकारात्मक देखो। इतिहास हमें सिखाता है। क्या बात है। प्यार और भाईचारा से महक रही डाली डाली, विश्व विजेता भी भारत से आकर लौट गया खाली। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने का सपना लेके आया और भारत से लौट गया। हुमायूं को राखी भेजती है करमती, और हुमायूं बाकायदा जाता है, वो उसके बारे में इतिहास में कुछ भी लिखा हो, लेकिन उसने जो इस प्रेम और स्नेह का जो संदेश दिया पूरी दुनिया को, उसका अनुकरण करना चाहिए। पर हम इतिहास के इन पात्रों का चित्रण नहीं करते, ना इन कथाओं को लाते हैं। हम इन कथाओं को हटा चुके हैं पाठ्यक्रम से, मालूम है आपको। प्यार और भाईचारा से महक रही डाली डाली, विश्व विजेता भी भारत से आकर लौट गया खाली। फैलाता आतंक यहाँ जो कायर निरा अभागा है, प्यार यहाँ पिस्तौल नहीं रेशम का कच्चा धागा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या चित्रण किया है, लाजवाब। करमोती ने धागा भेजा
वजह था हुमायूं को कि भैया मेरे राज्य पर संकट है, और हुमायूं आया और चिता की राख मिली और उसको पश्चाताप हुआ कि मैं समय पर नहीं आ सका। अब लोग इतिहास में हमें जो पढ़ाते हैं कि जिन्ना को पढ़ाया कि उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, तो ये तो सारी चीज़ें हैं। खैर, जो इतिहास में पढ़ाना चाहिए उसे पढ़ाया जाना चाहिए, आज भी पढ़ाया जाना चाहिए। जो अच्छाइयाँ हैं और जो बुराइयाँ हैं, आप केवल बुराइयों को ही नहीं देख सकते हो। ऐसे था ये गीत। मैंने कहा कि आतंकवाद यहाँ लोगों ने कहा फैला है। मैंने कहा आतंकवाद तो उसी जगह पर होता है। हम प्राचीन काल से पूरी दुनिया के निशाने पर हैं। हमारे यहाँ इतना मसाला होता था कि पूरी दुनिया एक दूसरे को, व्यापार की लड़ाई थी, समंदर में जहाज़ों में लड़ाई होती थी कि हम व्यापार करेंगे भारत से, हम करेंगे। पुर्तगाली और ये आते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में कब्जा कर लिया, पूरा एकाधिकार कर लिया व्यापार पर। तो हमारे लोग यहाँ तब से लोग आ रहे हैं, आज कोई नई बात थोड़े है। पहले असुर आते थे, राक्षस आते थे, उसके बाद अब ये आ रहे हैं, आने लगे व्यापारी आए, उसके बाद लुटेरे आए। तो ये परंपरा है कि पाकिस्तानी, चीनी, अफ़गानी, जापानी आते हैं, देख देख वन उपवन वापी, मन ही मन ललचाते हैं। कश्मीरी शालें मलमल रेशम की साड़ी कहाँ रखी। ना तो ऐसा प्राकृतिक वैभव पूरी दुनिया में है। आप और देखो, हमेशा एक ही समय में आप चारों मौसम देख लीजिए, छहों ऋतुएं देख लीजिए, एक ही समय में सब कुछ है। कि पाकिस्तानी, चीनी, अफ़गानी, जापानी आते हैं, देख देख वन उपवन वापी, मन ही मन ललचाते हैं। कश्मीरी शालें मलमल रेशम की साड़ी कहाँ रखी, रुंझुन रुंझुन करती ये बैलों की गाड़ी कहाँ रखी। 100 चक्कर मारो दुनिया के है ऐसा स्थान नहीं, देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं। क्या खूबसूरत, क्या बेहतरीन रचना आपकी। और पहला गीत लाजवाब, पहले ही गीत लिख के तो आपने कमाल कर दिया था। जैसे कि पहला गीत लिख के गुलजार ने कमाल कर दिया था। गुलजार साहब का जो गीत है कि हमने देखा है इन आँखों की महकती खुशबू, अगर गुलजार साहब उसके बाद कुछ भी ना लिखते तो अमर रहते। खैर, ये आपकी शुरुआत इतनी शानदार, इतनी अद्भुत रही। और इसका मतलब जब वो कवि सम्मेलन जिसमें आप गए थे, आपको 50 रुपये मिले थे। हाँ, फिर वो 50 रुपये तो मिले ही जी। उसी कवि सम्मेलन में 2-3 कवि आए थे जो बाहरी जिलों से थे। बहराइच के संतोष सिंह जी हैं थे, लोकगीत लिखते थे, वो आए थे। एक कमलेश मौर्य मृदु जी थे सीतापुर के। तो इन दोनों लोगों ने मुझे कवि सम्मेलन में बुलाना शुरू किया। लगातार इनके जितने भी कवि सम्मेलन होते थे उन सब में मैं होता था। और जिन कवि सम्मेलनों में मैं जाता था उसमें भी 4-4, 6-6, 8-8 लोग आते थे। वो सब मुझे सुनते थे। ऐसे ही सुनते सुनते मैंने आज तक कवि सम्मेलन में कुछ नहीं किया, और इतने सारा मतलब लंबा मेरा सफ़र हुआ, और इतने सारे दोस्त मिले, इतने सारे घर मिले। मैं पूरे देश में जाता हूँ, लोग घर बुलाते हैं, लोग तमाम उपहार देते हैं, सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। और जबकि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ, सच में नहीं कर पाता हूँ, चाह के भी नहीं कर पाता हूँ। क्या करूँ, व्यस्तता रहती है, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तमाम सारे लोग हमें फेसबुक पर लिखते हैं, लेकिन समय अभाव रहता है, इस समय वो नहीं हो पाता है। अच्छा, फिर जब ये शुरुआत तो आपकी हो गई धड़ाम से, एकदम आप गए और आपको पहले गीत हिट हो गया, लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन दुनिया की निगाह कब पड़ी आपके ऊपर? 2012-13 तक मैं प्रादेशिक स्तर पर पढ़ता रहा, मतलब प्रदेश में। और या मध्य प्रदेश में अच्छे श्रोता हैं तो कभी कभार एक आधा कवि सम्मेलन मध्य प्रदेश में चले गए। 2014, 15, 16 में मुझे स्वतंत्रता दिवस का एक कवि सम्मेलन था जो हिंदी अकादमी दिल्ली करवाती, लाल किला, और वो 2 कार्यक्रम वो करवाती है, एक स्वतंत्रता दिवस का, एक गणतंत्र दिवस का। तो उसमें मुझे बुलाया गया था। तो उसमें डॉक्टर कुमार विश्वास जी उसमें अध्यक्ष, वो मुख्य अतिथि थे उस कवि सम्मेलन में। तो मैं गया तो मैंने 4 मुक्तक पढ़े थे, केवल समय का अभाव था। वो 4 मुक्तक ही इतने लोगों ने सुने हंसराज कॉलेज दिल्ली में कि उसका वीडियो वायरल हो गया। और वो वीडियो मतलब कई मिलियन, इतना मिलियन में जाने लगा पर डे कि मतलब मुझे घबराहट होने लगी, पूरी दुनिया से फ़ोन आने लगे। तो बस उसी वीडियो के बाद से फिर कौन सा मुक्तक थे वो आप? वही जो आप सुनते हैं, मैं उजड़ कर मुजफ्फरनगर, पब्लिक को बताइए। वो पहला मुक्तक था कि राजनीति के लिए सब हमारे सुन रखा लोगों ने, लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे। अच्छा, वहाँ चूँकि लोग सब भाषा की पच्चीकारी लिए बैठे, विश्वविद्यालय में कवि सम्मेलन था,
तो उनको एक सहज और सरल और एकदम सामान्य सी बात कहने वाला लड़का वो पहली बार उन्होंने देखा जो उनकी ज़बान बोल रहा है। चूँकि वहाँ रहने वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये सब पूर्वांचल के अपने ही पढ़ रहे हैं। तो उनको भाषा और लहजा वो अपना जैसा लगा। तो देसी भाषा। हाँ, देसी था कि हमारे यहाँ राजनीतिक तमाम में देखता था, चुनाव होता था तो चुनाव में देखता था मैं कि जो प्रत्याशी होते थे उनकी गाड़ियाँ शीशे खुले हुए और हम लोगों की खूब आवभगत होती है, चुनाव भर वो होती थी। अब तो घर में जाता नहीं ज़्यादा। तो उसके बाद चुनाव हो गया तो मैं एक प्रत्याशी, विजयी प्रत्याशी से मिलने गया, तो वो हाथ जोड़ करके माला वाला पहने और रोज़ इसलिए मेरा अभिवादन करते थे उनको कि सभाओं में ज़रूरत होती थी। उस दिन वो मेरी तरफ हल्का सा देख लिया और आगे बढ़ गए। मैंने कहा कि यार मैंने क्या अपराध कर दिया। अब रोज़ उनका उम्मीद होती थी कि रास्ते से निकले तो हम नमस्ते करें, तो हमने कभी किया नहीं। तो मैंने एक दिन मुख्य अतिथि थे वो, तो मैंने लिखा कि लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए। गाड़ियों में लिखा होता था लक्ष्य 2014 पर। लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे। अच्छा, उसी में फिर मैंने वो उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो लगता था कि कभी निष्पक्ष भाव से पढ़ता है उसको पढ़ना चाहिए। तो मैंने एक मुक्तक पढ़ा, वो इसके तुरंत बाद ये बहुत लोगों ने सुना, मतलब 5 मिनट तक उसका शोरगुल ही नहीं बंद हुआ हॉल में। फिर जब शोरगुल थमा तो मैंने वो पढ़ दिया, भोर था प्यार अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर भवन खंडहर हो गया, तुम संवरती संवरती हुई सैफई, मैं उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गया। इस बात पर वो कपिल मिश्रा उस समय संस्कृति मंत्री थे, तो वो आकर के उन्होंने मुझे मंच पर माला पहनाया और बिल्कुल बाहों में भर के बोले जिंदाबाद भाई, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो। तो वो उससे ग्लैमर हॉल में और बना। और वो जैसे ही मंच से उतरे तो मैंने पढ़ दिया कि हाथ मुझसे छुड़ाकर कहाँ खो गए, लाख सपने दिखाकर कहाँ खो गए, मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी, आप झाड़ू थमाकर कहाँ खो गए। और उस समय वो मंत्री थे उसी से। अब वो इतना हंगामा हुआ कि मतलब फिर आगे कभी सम्मेलन ही ब्रेक, मतलब हंगामा। फिर मैं बैठ गया, फिर लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि नहीं और पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ। बाकी बड़े थे, हम कभी कभी सम्मेलन में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते, क्योंकि मेरा मानना है 10-20 मिनट अगर टाइम मिला है तो उसको 15 में निपटाओ। क्योंकि जैसे टाइमिंग होती है, सब सारे कभी होते हैं, तो हमारे बड़े लोग बैठे होते तो हम कभी ये नहीं करते कि टाइम का अधिक ले लें। तो फिर हमने 2-3 मुक्तक और पढ़े, बैठ गए। फिर वो वीडियो बहुत चला, इतना चला कि मैं देश भर के कवि सम्मेलनों में जाने लगा। तो बिना शर्त के जाता था, कोई 20,000 दे दे रहा, कोई 25 दे दे रहा, कोई 30 दे दे रहा, ऐसे जाने आने लगा। फ्लाइट में भी उसी समय बैठा 2016 के बाद पहली बार। तो गणपत भंसाली जी हैं सूरत के, उन्होंने ज़बरदस्ती टिकट, क्योंकि मैं जाना नहीं चाहता था, मैं कभी फ़्लाइट पे नहीं बैठा था। अब मेरे को भीतर से घबराहट हो रही थी, मेरे लॉ का एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो मैं फ़्लाइट से ना जाना पड़े इसलिए मैंने वो टिकट वो छोड़ दिया, एक पेपर लॉ का, और ट्रेन से गया। लेकिन उधर वापसी का उन्होंने फ़्लाइट का टिकट दे रखा था, क्योंकि मुझे एक अगले कवि सम्मेलन में कानपुर जाना था। तो मैं बहुत मुश्किल में जाके फ़्लाइट पे पहली बार बैठा, बैठ के आया। फिर धीरे धीरे चला तो 2018 में लाल किले पर बुलाया गया फिर से। तो लाल किले पर जब गए तो मेरे 2 गीत वायरल हुए, सिया तेरा विशापित है, उसका तो क्या और वो गीत था नाग फनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा है। ये दोनों गीत वायरल हुए तो फिर पूरे देश के लोगों ने मान लिया कि ये गीतकार है। तो पहले तो मैं, उन्होंने लगा कि हास्य कवि है, फिर व्यंग्यकार लगा कि व्यंग्यकार है, फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया। अभी भी मैं मंचों पे जाता हूँ तो मैं समझाता हूँ पहले कि मैं किस तरह की कविताएं पढ़ता हूँ, कि आप मतलब जिस अर्थ को लेके सोच के बैठोगे वो अर्थ नहीं होता है, वो कुछ दूसरा होता है। ऐसे करके तो एक नई शैली ही विकसित हो गई मेरी। जी जी जी। अच्छा, कटाक्ष तो आप ज़बरदस्त करते हैं, हर उसमें हमने देखा है कविता में, लोगों को ये पसंद भी बहुत आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन से भरे बैठे हुए हैं लोग, जो हमारा सामाजिक वो है और राजनीतिक स्तर है उसको देख के। देखो, कविता में जो कविता कटाक्ष कह लो या फिर कविता कोई सीधी चीज़ नहीं होती कि आप कोई चीज़ सीधे कह दो तो कविता हो गई। अभी देखो सूरदास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,
कन्हैया जी सूरदास जी लिखते कि घुटनों के बल चल रहे हैं, किलकत कान घुटुरुआ नावत। एक कविता में होता प्रस्तुत विधान जो आप कह रहे हो, एक अप्रस्तुत विधान जो आप समझ रहे हो। तो समझने वाला और कहने वाला दोनों का मेंटल लेवल एक होना चाहिए, तभी कविता समझ में आएगी। ऐसे मूर्खों के लिए तो हम कुछ भी चुटकुले पढ़ लेते चले आते हैं, लेकिन कविता का अब इसको आप कितने सहज ढंग से कह पाते हो कि अगला समझने वाला तुरंत कैच कर ले। अभी जैसे मैंने लिखा, अभी दिल्ली की जो राजनीति हुई तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी गए, तो उसमें मैंने एक गीत लिखा है कि उसका एक बंद सुनना, व्यंग का मतलब जो आप कह रहे कि रंग रंगीले इन नयनों से करो न जादू टोना, रंगा रंगाया जीवन है यह अब न किसी का होना। जो मैं बात नहीं कह रहा हूँ वो आप समझ गए ना। रंग रंग से होली खेलो करो न गड़बड़ झाला, मुझसे दूर रहो ब्रजबाला, मुझसे दूर रहो ब्रजबाला, मुझसे दूर रहो ब्रजबाला। अब ये मैं होली के सब्जेक्ट को लेके आया हूँ। अब इसमें देखो हमने राजनीति को कैसे पिरोया है, कला। मैं पहले से लाल लाल हूँ, मैं पहले से लाल लाल हूँ, शतरंजों पर बिछी चाल हूँ, आम आदमी था मैं पहले, अब कमलों से लुटा ताल हूँ। वाह वाह वाह, अब कमलों से लुटा ताल हूँ, मुझको लेकर डूब गई है, मुझको लेकर डूब गई है मेरी ही मधुशाला, मुझसे दूर। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ऐसे अप्रस्तुत मतलब आप क्या, हमने इसमें ना तो किसी का कोई नाम नहीं लिया, लेकिन बात आप तो पहुंच रही है, तो वहां तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। हाँ।